हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ मंथली पॉलिसी रिव्यू को डिस्कस करूंगा। सो दिस इज़ अ कंपाइलेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अप्रैल के मंथ में रिपोर्टेड है, राइट। And before I begin, I would like to tell you that this video is specifically meant for some target audience, especially as for the aspirant जो civil services examination की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे एस्पिरेंट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। एंड बिफोर आई बिगिन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इनिशिएटिव है, थिंक टैंक है जो कि दिल्ली में बेस्ड है। इनका पूरा मोटो है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से रिसर्च सपोर्ट किया जाए MPs और MLA को, राइट। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। And I would like to tell you that we have started Prelims Express, so this you can avail at very minimal price. तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिंक को चेक कर लें, जहाँ पे मैंने इसके लिए इसके लिंक्स दिए हुए हैं। आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक करके रजिस्टर कर सकते हैं। Now coming to the first news, that is the fact check unit for the COVID-19. तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से फेक न्यूज़ कंटिन्यूसली बेसिकली वो नेशनल वाइड चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू फैल रही थी, so to make the things more accurate, government has initiated a fact check in the PIB. आप अगर PIB के वेबसाइट पे रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको फैक्ट चेक के नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा। So the main aim for this establishment is to counter the fake news related to the COVID-19, right? So that rumors do not spread. और एक डेली बुलेटिन यहाँ पे बेसिकली रिलीज होती है टू मेक द प्रोग्रेस व्हाट इज बीइंग रिलीज्ड। तो 1 अप्रैल से इन चीज़ों के बारे में जानकारी PIB पे आपको मिल जाएगी। द डेटाबेस हैज़ बीन मेंटेन्ड फ्रॉम 1 अप्रैल। तो कोशिश ये की गई है कि कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पे जो भी फेक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर फॉर दिस, एंड अदर ग्रीवांसेस आर टेकन केयर बाय द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। सो दिस इज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसके लिंक को ज़रूर चेक करें। तो ये आपको PIB गूगल पे सर्च करके PIB फैक्ट चेक भी आप करेंगे तो डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। Now coming to the Epidemic Disease Amendment Ordinance Act, this is one of the significant amendment which has come to this time because जिस तरह से healthcare professionals पे there have been cases that they have been beaten up, सब abusive has been done to the healthcare workers, तो उसको लेकर के सरकार amendment लेकर के आई है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानना है कि बेसिकली टू टेक द इंस्टेंसेस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल और जो उनके हिसाब से जो उनको अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, तो सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। सो अगर पुराने प्रोविजंस की बात करें, जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987 है, उसमें क्या था, द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डेंजरस एपिडेमिक डिजीज़, राइट। ऐसे जो भी डिजीज़ जो डेंजरस स्प्रेड करते हैं, वायरल डिजीज़ हो, तो उन सारे चीज़ों को जो प्रोविजंस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। तो सरकार ने जो ऑर्डिनेंस इस बार जो चेंजेस लाई 2020 में, तो इट इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर, जो हमारे हेल्थ केयर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एंड एक्सपैंडिंग द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेस, राइट। और भी क्या क्यूरेटिव एक्शंस लिए जाते हैं उसको लेकर के ये ऑर्डिनेंस लाई गई है। सो क्या की फीचर्स हैं जो कि एक्चुअली जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं ऑर्डिनेंस के कुछ की फीचर्स आपको बता दूं। अगर कोई भी इंडिविजुअल इस तरह के वायलेंस में जो हेल्थ केयर पर्सनल हो या उनके किसी भी तरह कोई डैमेज होती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए पीनल प्रोविजन लगाए गए हैं। तो पीनल प्रोविजंस में क्या होगा कि इम्प्रिजमेंट की जाएगी अगर कोई इस रूल को अगर फॉलो नहीं करता है, तो 3 मंथ से लेकर के 5 मंथ तक के लिए इम्प्रिजमेंट है, और जो फाइन है दैट इज़ बिटवीन 50,000 to 2 लाख रुपीज़, राइट। एंड इफ एनीवन इज कॉट इन द वायलेंस, डॉक्टर के साथ, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ अगर कोई वायलेंस पाया जाता है, तो उसको 6 मंथ्स टू लेकर के 7th मंथ तक के लिए इम्प्रिजमेंट किया जा सकता है। और जो फाइन है, जो अमाउंट है, दैट इज फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ to 5 लाख रुपीज़, राइट। सो दिस फिगर कैन बी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर प्रीलिम्स में आप देखोगे तो इस तरह के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। नाउ RBI की कुछ एडिशनल मेजर्स ली गई है इकोनॉमी को लेकर के, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एडिशनल मेजर्स जो एड्रेस करने के लिए जो स्ट्रेस चल रही है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ड्यू टू COVID-19, उससे कैसे वी कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन। सो दे हैव कम अप विद सम ऑफ वेरी गुड इनिशिएटिव्स। सो RBI हैज़ नोटेड दैट द सम ऑफ द अनाउंसमेंट इन मार्च इटसेल्फ, उन्होंने कुछ और फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पे चीज़ों को ऑलरेडी अनाउंस किया था। सो दीज इंक्लूड्स
फर्स्ट इज एक्सपैंडिंग द लिक्विडिटी, कि मार्केट में लिक्विडिटी बने रहे, एंड दिस वुड बी इंश्योर दैट कि जितने फाइनेंशियल मार्केट है, जो इंस्टीट्यूशन है, दैट विल एबल टू फंक्शंस नॉर्मली, वो एक नॉर्मल तरीके से काम कर सके, राइट। एंड रिलीफ टू द बोरवर, जो बोरवर्स हैं उनके जो रीपेमेंट्स रूल हैं, जैसे मोटेरियम रखा गया है, तो ये सारी चीज़ों को 3 months ऑफ द डिले ऑफ द EMIs वॉज ऑल्सो देयर, तो ये सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। एंड रिडक्शन इन द पॉलिसी, दैट इज द रेपो रेट, जो रेपो रेट है उसमें कुछ 0.75% की जो बेसिक्स है वो कम की गई है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। नाउ टॉकिंग अबाउट द की मेजर्स दैट वाज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये मैंने आपको जो बताया वो मार्च का था। अब स्पेसिफिकली अगर अप्रैल में बात करें क्या क्या चीज़ें की गई है, तो पॉलिसी रेट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट में जो रिवर्स रेपो रेट है, द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक, ऐसे रेट पे जब RBI बैंक से पैसे लेती है, उसमें फर्दर रिडक्शन किया गया है फ्रॉम 4% टू 3.75%, राइट। और जो रीफाइनेंसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे क्या करेगी, सेंट्रल बैंक विल प्रोवाइड द रीफाइनेंसिंग अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज टू दिस इंस्टीट्यूशन। तो RBI ने डिसाइड किया है कि 50,000 करोड़ रुपए वो इन इंस्टीट्यूशंस को देगी। तो उसमें बेसिकली कुछ सेग्रीगेशन किए गए हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशंस को, किन इंस्टीट्यूशंस को कितने पैसे दिए जाएंगे। अगर नाबार्ड की बात करें, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उनको बेसिकली नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपीस। फिर अगर सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड बैंक ऑफ इंडिया, तो इनको 15,000 करोड़ रुपए, और जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसको 10,000 करोड़ रुपए, राइट। तो दिस टोटल कम अप टू 50,000 करोड़ रुपीज, राइट। 50,000 करोड़ अमाउंट है यहाँ पे टोटल। नाउ बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई है कि जो फर्दर जो डिविडेंड पे आउट्स हैं फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मार्च 20 टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे होगा क्या, दिस इज टू इंश्योर कि जो बैंक के पास जो कंजर्व कैपिटल है, दैट कैन रिटेन द कैपेसिटी इन द इकोनॉमी एंड एब्जॉर्ब द लॉसेज इन द व्यू ऑफ कोविड-19। फिर लिक्विडिटी अगर बात करें म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली, तो एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी बनाई गई है फॉर म्यूचुअल फंड। यहाँ पे भी जो वर्थ अमाउंट है दैट इज 50,000 करोड़ रुपीज। सो दिस वाज अनाउंस्ड टू ईज द लिक्विडिटी एंड प्रेशर ऑन द म्यूचुअल फंड्स। आपको पता है निफ्टी हो या एक्सचेंज हो, उसकी बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई थी कोविड के बाद से ही। अब इन मार्च 24 के बाद से बहुत ज़्यादा गिरावट म्यूचुअल फंड्स में भी देखी जा रही है। ना अगर लोन टू फार्मर की बात करें, यहाँ पे RBI ने डिसाइड किया है कि जितने भी फार्मर के जो लोन है उसको एक बेनिफिट्स देने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स स्कीम्स जो है, उसमें शॉर्ट टर्म जो क्रॉप लोन्स थे, जो 3 लाख रुपए तक के क्रॉप लोन्स थे फार्मर के, उनके अकाउंट को जो भी ड्यू थे उनको वेव ऑफ किया गया है। सम डिसाइडेड टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट, एंड दिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम March 1, 2022 to 31st 2022, राइट। तो ये टाइम पीरियड के बीच में जो भी इस तरह के जो लोन्स लिए गए हैं उसमें कुछ इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, राइट। नाउ FDI पॉलिसीज में सरकार ने कुछ चेंजेस लाई हैं, तो ये रिविजिट पॉलिसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके मेंस के लिए भी ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई है। तो फर्स्ट, टू कर्ब द अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, और ये जो डिसीजन ली गई थी ये मैं आपको प्रिसाइजली बता दूँ, ये सरकार ने डिसीजन क्यों लिया था। आपको पता होगा कि जो हमारी HDFC जो प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ी बैंक्स हैं, उन पे चाइना ने काफ़ी 1% ऑफ स्टेक खरीदने की कोशिश की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज ऑफ द नोशन कि वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज, स्पेशली टॉकिंग अबाउट चाइना। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ प्रिकॉशनरीज मेजर कि भाई इस तरह के जो अपॉर्चुनिटी टेक ओवर हैं, जो एक्विजिशंस हैं इंडियन कंपनीज में, दैट हैज़ टू बी कम फ्रॉम जो FDI में जो बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगी। यहाँ पे सरकार की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से FDI इंडिया में आती है, ऑटोमेटिक रूट्स क्या होता है, ओके, और सरकार की जो परमिशंस है, डायरेक्ट रूट, ऑटोमेटिक रूट, वो सब मैं आपको बताऊंगा। नाउ अगर बात करें जो रिविजिट पॉलिसी है, यहाँ पे बेसिकली कोशिश ये की गई सरकार की तरफ से कि ऐसे कोई भी रेसिडेंट जो इंडिया के बॉर्डर शेयर करती है, ऐसे कोई भी कंपनी जो इंडिया की बॉर्डर शेयर करती है, वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकती, राइट। एंड सच एंटिटी और पर्सन कैन ओनली इन्वेस्ट थ्रू द गवर्नमेंट रूट। तो सिर्फ एक ही उनके पास रास्ता बचता है, वो है गवर्नमेंट रूट के थ्रू। तो अगर बात करें जो FDI की जो अप्रूवल है, उसके 2 प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर है एक ऑटोमेटिक रूट इन द मोस्ट ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे पहले की गई थी, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट विद फ्यू सेक्टर्स। बट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट करते हुए FDI पॉलिसीज़ को, सारे चीज़ों को, खास करके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना है और सारे कंट्रीज़ है, मेनली हमारा जो कंसर्न है वो चाइना को लेकर के ही है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू होगी। तो जो ऑटोमेटिक रूट्स हैं वो सारी चीज़ें RBI रेगुलेट करती है,
और जो गवर्नमेंट रूट से है वो FIBP करती है, जो इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रमोशनल बोर्ड। अब इसको चेंजेस कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिए गए, एंड दिस हैज नाउ बिकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। दिस इज नो मोर FIBP, दिस इज FIFP, राइट। तो अब जितने भी बेसिकली जो चेंजेस लाई गई है, दैट वाज मेन एम वाज टू स्पीड अप द FDI फ्लो एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द FDI अप्रूवल इन द कंट्री। और जो FIBP है उसको बेसिकली मई 2017 से ये चीज़ें चेंजेस लाई गई है। तो अगर बात करूँ ऑटोमेटिक रूट के बारे में, तो यहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओनली वी नीड द इंडिविजुअल कंपनी नीड टू नोटिफाई द RBI विद इन 30 डेज। 30 डेज से पहले उनको बताना पड़ेगा कि कोई फॉरेन के शेयर जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे क्या है, जनरली इट इज़ ग्रांटेड इन 30 डेज और पूरी चेक की जाती है। इफ गवर्नमेंट थिंक दैट दिस कंपनी इज नॉट इन अ वेल फेवर विद द कंट्री, तो उनको अप्रूवल नहीं भी मिलती है इस पर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑटोमेटिक रूट क्या होती है एंड गवर्नमेंट रूट के थ्रू कैसे FDI इंडिया में आती है। ना बात करें, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऐसे सिटीजन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं, उनमें कुछ चेंजेस अभी भी अनचेंज रखा गया है। और स्पेशली अगर बात करूँ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे कुड इन्वेस्ट ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। इनके लिए जो अलग प्रोविजन रखे गए हैं कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड फर्दर द एंटिटी और द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान इज प्रोहिबिटेड from investing basically in the sectors like defense, space and automatic energy। तो पाकिस्तान की कोई भी एंटिटी इन 3 सेक्टर्स पे काम नहीं कर सकती है, FDI की अमाउंट नहीं ला सकती है, नहीं लगा सकते इंडिया में, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। ना बात करें UGC की गाइडलाइन की, तो एग्जामिनेशन और जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको लेकर के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कहना है, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी तो लुक इनटू द इशू कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में जो कोविड-19 के बाद जो चीज़ें कंट्री में हुई है लॉकडाउन के बाद, तो हाउ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू वर्क, राइट। तो एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ अपने सुझाव दिए हैं, कुछ ओपिनियन दिए हैं एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो फर्स्ट बताई गई है कि ये एकेडमिक कैलेंडर कैसे होना चाहिए। तो जो क्लासेस है सेमेस्टर्स में यूनिवर्सिटीज़ में, दैट वो सस्पेंड कर दी गई थी 16 मार्च से ही, लॉकडाउन से पहले। तो एक गाइडलाइन यहाँ प्रोवाइड की गई है कि दैट टीचिंग मस्ट कंटिन्यू टिल 31 ऑफ मई थ्रू ऑनलाइन। जो ऑनलाइन का जो मोड होना चाहिए, या तो वो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ईमेल हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकते हैं, लाइव क्लासेस हो सकते हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं, इन सारे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ना अगर बात करें एग्जामिनेशंस की, तो दैट शुड बी हेल्ड इन जुलाई 2020 और जो रिजल्ट हैं उनके जुलाई 31 तक आ जाएंगे फॉर द टर्मिनल ईयर एग्जामिनेशन। टर्मिनल ईयर एग्जामिनेशन का मतलब वो है कि जो बच्चे मान लो फर्स्ट ईयर में हैं वो सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो जो टर्मिनल मिड टर्म एग्जाम्स हैं उनको लेकर के बातें की गई है, राइट। एंड बाय अगस्त 14 ओनली इंटरमीडिएट ईयर फॉर द स्टूडेंट्स, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगस्त 14 तक रिजल्ट डिक्लेयर कर लिए जाएंगे। अगर बात करें एकेडमिक सेशन की, तो दे मेन कमेंस फ्रॉम मे। जो एकेडमिक सेशन है, जो मे वाली जो सेशन है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 2020। तो यहाँ पे टाइम को बढ़ा दिया गया है एंड दिस हैज शिफ्टेड टू अगस्त 2020। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए, जो नए स्टूडेंट्स है, फ्रेश स्टूडेंट है, उनके लिए एग्जामिनेशन सितंबर 2020 को होगी, राइट। सो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अगर कोई रिलेटिव हैं, कोई जानने वाले हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। नाउ द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन फॉर 2021-2022 मे बी फ्रॉम अगस्त 2021, राइट। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मई से स्टार्ट होनी थी, जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट होनी थी, जनरली अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो वो सारी चीज़ें आगे शिफ्ट करके अगस्त में कर दी गई है। नाउ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन और ईयरली एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। नाउ द डेट हैज़ स्टिल नॉट बिन डिसाइडेड। ये सरकार डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी के साथ एक डिस्कशन के बाद कि कौन से डेट में एग्जामिनेशन लेना है। और जो भी एग्जामिनेशन ली जाएगी उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन है वो सारे स्टूडेंट्स पे, सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे अप्लाई की जाए। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने रिकमेंड किया है कि कुछ ईजी तरीके से भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, जैसे कि MCQs बेस्ड क्वेश्चन हो, राइट। तो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस पे एग्जामिनेशन लिए जा सकते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन, राइट। और जो अदर गाइडलाइन है, दैट एवरी यूनिवर्सिटी शुड एस्टैब्लिश अ कोविड-19 सेल, जो कि ग्रीवेंसेस, एग्जाम रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं या एकेडमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो भी चीज़ें स्टूडेंट की कंसर्न है, उसकी एक स्पेशल सेल बनाई जाए जो कोविड रिलेटेड 19 की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे,
राइट. सो दिस इज टू इंश्योर कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर्स में. नाउ रिलीफ मेजर्स फॉर पावर सेक्टर भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिली है. तो व्हाट आर द रिलीफ मेजर्स दैट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एडवाइजरीज टू द स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे बताई गई जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया है कि किस तरह से ऑपरेशंस जो हैं, मेंटेनेंस है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो है, दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें कैसे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, राइट. एंड द सेकंड इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड जनरेशन ऑफ प्लांट. जो ट्रांसमिशन है, जो जनरेशन प्लांट्स है दूसरे स्टेट में या फिर बेसिकली इंट्रा स्टेट भी, तो उस चीज़ों को कैसे काम किया जाए. एंड एट द सेम टाइम allowing the continuity of the power generation utilities during the extended lock time period. It is very essential कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान किया जो कि power is something which every individual need at this point of time. और लॉकडाउन के बाद जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, राइट. तो क्लैरिफिकेशन दी गई है रिगार्डिंग द पेमेंट टू द डिस्कॉम्स, क्योंकि पहले भी डिस्कॉम्स की बहुत सारी डेट थी, बहुत सारी ड्यूज थी. उसको लेकर के सरकार ने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कहना है कि जो मोराटोरियम है 3 महीने के लिए जो उनको दी गई है फॉर द रीपेमेंट एंड रीजनरेशन, दे डिड नॉट नीड टू पे एट वन इंस्टेंसेस. उनको 3 महीने तक का एक पार्ट पेमेंट करने का प्रोविजन लाया गया है. Now the other would be the extension of the renewable energy projects. So this Ministry of New and Renewable Energy, ये दोनों मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है, the Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy, right? तो जो extension of deadline for commissioning the renewable energy projects, right? So this is another point that extension has been given. अगर बात करें आधार अपडेशन थ्रू कॉमन सर्विसेज सेंटर, सरकार ने कॉमन सर्विसेज सेंटर के थ्रू आधार में जो भी अपडेट है या और भी जो सुविधाएं हैं वो कॉमन सेंटर सर्विसेज, जिसको CSC भी कहते हैं, उसको थ्रू देने की कोशिश की है. सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको UIDAI भी कहते हैं, आधार के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने अलाउ किया है जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है उनको ऑपरेट करने की एज अ बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस, ठीक है, टू बिगिन विद द आधार अपग्रेडेशन फैसिलिटी. और ये क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द आधार कार्ड होल्डर इन द रूरल एरिया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे मनरेगा के वर्कर्स हैं, उनके आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है, नो अकाउंट लिंक नहीं है. तो जो सरकार बेनिफिशियरी जो 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ की जो रिलीफ पैकेज दी गई है सरकार की तरफ से, सो इट नीड टू बी गोइंग टू द अकाउंट ऑफ द पीपल, एंड अनलेस दे डू नॉट हैव एन एक्टिव अकाउंट इट इज़ वेरी टफ फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द फंड, राइट. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आधार सेंटर्स हैं उनको खोले गए हैं ताकि जो ब्रांचेज है, जो पोस्ट ऑफिस है, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा सके. और जो CSC है दैट विल प्रोवाइड अ वेब एनेबल्ड ई-गवर्नेंस सर्विसेज एज फॉर फिलिंग द एप्लीकेशंस फॉर्म, एश्योरेंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स, अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में बर्थ सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंट प्रूफ का सर्टिफिकेट हो, एवरीथिंग हैज़ कम टू ऑनलाइन. पेपर वर्क कंप्लीटली सारे स्टेट में बंद कर दी गई है. एंड यूटिलिटी पेमेंट सच एज इलेक्ट्रिक, telephone and water bills in the rural area can again be made through the this centers, the common services center. Now the other news is Indian Medicine Central Council Amendment Ordinance Act 2020. So in this ordinance basically it amends the Indian Medicine Central Council Act 1970. तो यहाँ जो act है that provide for the Central Council where it will regulate the education and practice of Indian medicine system that particularly include Ayurveda, yoga and naturopathy. तो क्या क्या प्रोविजंस हैं. सबसे पहले है सुपरसेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल. तो जो ऑर्डिनेंस जो 1970 की जो एक्ट थी वो प्रोवाइड करती थी सुपरसेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, ठीक है. तो सेंट्रल काउंसिल वुड बी रिकंस्टिट्यूटेड विद इन 1 ईयर, हर 1 साल पे इसको वापस से रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इस सुपरसेशन, फाइन. जो अगर वो सस्पेंड होती है तो फिर दोबारा से 1 साल के बाद उसको बनाया जाएगा ना. जो अंतरिम पीरियड है, जो तत्कालीन पीरियड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ गवर्नर, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाएंगे दैट विल एक्सरसाइज द पावर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, राइट. सो इन बीन टाइम अगर चीज़ें खाली होती है, वैक्यूम, सो दीज पीपल विल टेक केयर ऑफ इट. ना अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर विल कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, टोटल 10 मेंबर्स होंगे. एंड दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट. प्रीलिम्स में यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं. सो दीज मेंबर वुड बी पर्सन फॉर द एमिनेंस इन फील्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनको भी बोर्ड के मेंबर्स में रखा जाएगा. नाउ दैट गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड. And this board member will exercise the power of discharge of the functions of the Central Council to be set up under the 1970 Act. And these include the regulating and practice education and Indian medicine. Fine. Now, Homeopathy Central Council Amendment Ordinance 2020.
यहाँ पे होम्योपैथी रिलेटेड कुछ ऑर्डिनेंस लाई गई है. So first, this ordinance amend the Homeopathic Council Act 1973, and act set up by the Council of Homeopathy to regulate the homeopathic education and practices. तो इंडिया में जो भी प्रोविजंस थे पहले वो 1973 एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते थे. उसमें चेंजेस लाई गई थी टू इन 2018 टू प्रोवाइड द सुपरसेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल. नाउ अगर बात करें जो सेंट्रल काउंसिल थी दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 1 ईयर, जो मैंने आपको पहले बताया था. और जो टाइम पीरियड है दैट वाज अमेंडेड बाय 2019 एंड दिस रिक्वायर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल इन द 2 ईयर. फाइन. तो जो अंतरिम पीरियड था सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने का गवर्नर का, दैट वाज अगेन द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वहाँ से जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है. एंड काउंसिल अमेंड द एक्ट टू इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द सुपरसेशन फॉर द सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम 2 ईयर टू 3 ईयर. जो 2 ईयर्स का रखा गया था टाइम उसको बढ़ा करके 3 ईयर कर दिया गया है. राइट. Now, task for the national infrastructure pipeline. This is the one of the biggest initiative that has taken from government of India in terms of the infrastructure development. Fine. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कॉन्स्टिट्यूट किया था टास्क फोर्स को सितंबर 2019 में. तो बेसिकली कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ों को पाइपलाइन किया जाए, उसके प्रोग्रेस किया जाए. एंड द कॉस्ट फॉर दिस वाज प्रोवाइडेड मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ एंड द टाइम पीरियड वाज 2019 टू 2005. तो सरकार की जो पूरी कोशिश थी कि 2019 से लेकर के 2025 तक में कैसे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए. राइट. सो द एंटायर एम वाज टू एडिक्वेटली प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, ऑपरेशनलाइज किया जाए. जो प्लान थी दैट वाज फॉर मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. फाइन. ना कुछ की रिकमेंडेशन है टास्क फोर्स के कि जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे होनी चाहिए. तो टास्क फोर्स ने प्रोजेक्ट किया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीबन 111 करोड़ लाख रुपीज़ की होनी चाहिए इन सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1920 टू 25. और जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है NIP की उसमें 79% दैट हैज़ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट. उसमें 39% सेंटर की होगी, 40% स्टेट की होगी, और जो रेस्ट 21% है दैट वुड बी कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. तो यहाँ पे आप समझ लो ये 79 और यहाँ 25. तो ये 79 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस इज फ्रॉम द प्राइवेट. और इस 79 में 39 इज फ्रॉम द सेंटर एंड 40 इज बाय द स्टेट. सो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेक्टर वाइज ब्रेकअप बताएगी कि जो 71% है टोटल इन्वेस्टमेंट दैट वुड बी देयर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. राइट. और अगर इसके कैटेगरी की बात करें तो एनर्जी में 24% के आसपास, रोड्स में 18%, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 17%, रेलवे में 12%, अदर मेजर सेक्टर्स हैं जैसे इरीगेशन हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 8 और 7% का प्रोविजंस रखा गया है. अगर रिफॉर्म की बात करें तो टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया था कि स्केल अप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड दिस इंक्लूड इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्रोसेस, enhancing the execution capacity in the private sector. तीसरा है कि प्रोवाइडिंग द क्लियरेंस, जो भी अप्रूवल है अपफ्रंट में जो चीज़ें डिले हो रही है उसको कैसे और जल्दी से बनाया जा सके. एंड इंश्योरिंग द सैंटिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जो काम जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन पे कंप्लीट किया जा सके. ओके. एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड मैकेनिज्म, क्योंकि हुआ क्या है बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है, चाहे वो हाउसिंग की बात की जाए उसके लिए सरकार ने रेरा भी बनाया था. ओके. रेगुलेट करने के लिए. तो उस तरह के कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं ताकि टाइम बाउंड मैनर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन टाइम बाउंड मैनर पे हो सके. नाउ ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020. सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया है. तो ये बिल बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसको चेंजेस करती है. तो एक्ट प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन कंट्री. तो ये 3 चीज़ों को इनके थ्रू रेगुलेट किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. नाउ जो चेंजेस लाए गए हैं ड्राफ्ट बिल में उसमें सबसे पहले बात की गई है टैरिफ डिटर्मिनेशन की कि टैरिफ कैसे डिसाइड होगी. सो दिस एक्ट विल प्रोवाइड फॉर डिटरमाइनिंग द टैरिफ फॉर द रिटेल सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो रिटेल सेल है उसको लेकर के तो जो हमारी स्टेट बोर्ड्स होती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होती है, ये इंश्योर करेगी कि जो टैरिफ है वो रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्रोग्रेसिवली. ठीक है. उसको कैसे प्रोसेसिवली चीज़ों को हम डील कर सकते हैं. जो ड्राफ्ट बिल है that aims to provide the tariff and that should reflect the cost of supplying electricity. जिस कॉस्ट पे सरकार को मिल रही है ओके तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट कम से कम रखा जाए, मिनिमल प्रोसेस रखा जाए ताकि वो सारे चीज़ों को वापस दे एम टू सप्लाई. Now talking about the treating of government supply, so under this act government may provide the subsidy to the electricity at affordable prices, right?
एंड दिस सब्सिडी मट पेड इन एडवांसेस, जो बेसिकली जो सब्सिडी होगी वो एडवांस में पे की जाएगी बाय द स्टेट कमीशंस। अब बात करें अगर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, सो दिस वुड प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। तो एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी दैट विल इंश्योर कि सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है। Now talking about the authority, this will again adjudicate the matters related to the performance of the contract transmission, supply and purchase of the electricity between the companies। तो दो कंपनीज के बीच में अगर लाइसेंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी देखेगी। And there is a selection committee. This will provide for the selection committee of the state level contract members and state regulatory commissions, right? So these are the important provisions in this draft bill. Now coming to the biofuel coordination committee, तो national biofuel coordination committee बनाई गई है। So this would approve the utilization of surplus rice available in the country through Food Corporation of India। जो भी हमारे FCI के पास जो रिजर्व राइस है उससे बेसिकली हैंड सैनिटाइजर बनाने की बात की है बाय यूजिंग मेकिंग द एथेनॉल। तो इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई थी। बेसिकली जो मैं एडिटोरियल एनालिसिस अगर आप फॉलो करते हैं तो इस पे हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से बेसिकली जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जो फूड जो राइस से चीज़ें बनाई जा रही है दैट शुड बी यूज्ड फॉर PDS के लिए यूज़ किया जाए, ना कि इस जगह पे यूज़ किया जाए। सो सही ये होगा कि जितने भी FCI के पास जो राइस के रिजर्व हैं उनको लोगों को देने में मदद की जानी चाहिए, ना कि एथेनॉल बनाने के लिए। But this is what the news is, so I'll tell you what the provision is. So ethanol production will be again used for the alcohol based hand sanitizer and blending under the petrol। तो एक ethanol blending program के थ्रू इसको execute करने की बात की गई। And the EPP program was launched in 2003। The aim थी कि एक alternative environmental friendly fuel बनाया जाए, right? And blending ethanol would again reduce the vehicle exhaust exemission। So जो import burden है petroleum का उसके साथ दिस वुड बी अगेन टेकन द कोऑर्डिनेशन की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो कैसे हेल्प कर सकती है व्हीकल एग्जॉस्टनेस। अगर बात करें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की, सो इट इज़ एन ओवर सप्लाई फूड ग्रेन एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर। और जो सरप्लस क्वांटिटीज़ हैं फूड्स की वो इथेनॉल बेस्ड में कन्वर्ट की जाती है। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था पहले अपने एडिटोरियल एनालिसिस में, उसमें ये बातें की गई थी कि राइस के अलावे जो ऐसे चीज़ें हैं उसको यूज़ की जाए जो कि जो स्टेपल फूड में काउंट नहीं होती है, क्योंकि राइस, व्हीट, पल्सेस, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो कॉर्न है और ये सारी चीज़ों को सरकार यूज़ कर सकती है एथेनॉल बनाने में, ना कि राइस को यूज़ किया जाए, राइट। नाउ वी हैव द एडिटोरियल एनालिसिस विच यू कैन वॉच ऑन द डेली बेसिस, फाइन। तो यहाँ पे जहाँ पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होती है वो मैं डेली बेसिस पे डिस्कस कर सकता हूँ, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिस वुड बी राइट टाइम कि एग्जामिनेशन के टाइम में आप अपने एडिटोरियल को सही करें ताकि आप आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसमें हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं आपको, जो इन डेप्थ जो क्वेश्चंस होती है वो भी आपको दिए जाते हैं, राइट। सो डू पार्टिसिपेट एंड डू वॉच दिस ऑल्सो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन इस महीने के आ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। यू विल गेट सब वीडियोस ऑफ द PIB, PRS योजना, कुरुक्षेत्र, एवरीथिंग विल बी देयर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट PDFs और क्विजेज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।